कैम शिक्षा में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस पेपर held on 8th of January 2020 morning shift or first shift. So here is our first question. The question is from ionic equilibrium. कहता है the stoichiometry and the solubility product of a salt with solubility curve given below is respectively. और अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखो तो आपको एक हाइपरबोला दे रखा है जिसमें आपके पास x और y के मिली मोलर्स गिवन है। ठीक है जी। तो इनकी कंसंट्रेशन एक तरह से गिवन है जो कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। मैं आपको सीधा सीधा कह सकता हूँ कि x का जो कंसंट्रेशन है वो मिली मोलर में दे रखा है कितना 1। जब ये 1 होता है तब y 2 होता है। तो मैं बोलूँ कि x जब आपका मिली मोलर में 1 है तो इसका मतलब मोलर में कितना होगा, इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1 इंटू 10⁻³ मोलर। तो x की कंसंट्रेशन तो जी है आपकी 10⁻³ मोलर। ठीक है जी। जबकि y की जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, y की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻³ मोलर। माइनस 10⁻³ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मिली मोलर दे रखा है, आपको मोलर्स में आपको मोलैरिटीज यहाँ पे रखनी है। अच्छा जी, अगर मैं x बाय वाई या फिर y बाय x को निकालूं तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा जरा देखने की कोशिश करें एक बार। जैसे मान लो कि अगर मैं x बाय वाई को निकालूं तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा किसी इंस्टेंट पे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। तो यहीं से पहली बात तो यहीं से क्लियर हो गई, जो वो कह रहा था कि स्टोइशियोमेट्री बताओ कि फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए x और y का। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है x और y का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी x/y/2। हमारे ऑप्शंस में अगर हम देखें चारों ऑप्शन में से ये 2:1 रेशो है, ये 1:2 रेशो है, ये 1:2 रेशो है और ये 1:1 रेशो है। तो इसलिए हमारा आंसर सेकंड या थर्ड में से कोई आंसर सही होगा। अब बाकी पीछे वाली चीज को भी कंफर्म करते हैं कि उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4 इंटू 10⁻9 होगा या फिर 2 इंटू 10⁻9 होगा। ये भी हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो XY2 है वो अगर कोई सॉल्ट है और अगर सॉलिड होगा और मैं आपसे कहूँ कि ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा X2+ में, एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Y-1 एक्वस। और एट सैचुरेटेड स्टेज, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका होगा उस वक्त अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी को S मान लूं, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को S मान लूं, तो ये टूटेगा S में, ये टूटेगा 2S में। ठीक है जी, कुछ इस तरह से होगा। और इनफैक्ट S और 2S आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। वो क्या क्या गिवन है आपको, दिस इज गिवन कि x कितना है और y कितना है किसी इंस्टेंट पे सैचुरेटेड सिचुएशन पे, x कितना है और y कितना है वो आपको गिवन कर रखा है, ये पॉइंट है ना। तो मैं इसी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अगर आपको इस सॉल्ट का KSP निकालना हो, मैं बोलूँ KSP ऑफ XY2 विल बी इक्वल्स टू, KSP क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू X2+ की कंसंट्रेशन इनटू Y- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और ये कंसंट्रेशंस यही हो जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई। एट दिस विल बी एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ X2+ एंड Y1 माइनस, X2+ एंड Y1 माइनस। तो इनकी अगर मैं कंसंट्रेशंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 10⁻3, जबकि ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, 4 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब, सॉरी मोलर क्यूब। ठीक है ना। दैट्स वाई आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4 इंटू 10⁻9 मोलर क्यूब। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर शुड बी ऑप्शन 3, जिसमें आपसे कह रहा है कि जो फॉर्मूला होगा वो तो होगा XY2 और जो आपका KSP होगा वो कितना होगा 4 इंटू 10⁻9। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन उसने फिर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर दिया। ये सेक्शन आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है कभी कभी। जो आपका गैसियस स्टेट, जो स्टेट ऑफ मैटर करके जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसकी स्टार्टिंग में भी आपको ये सब पढ़ने को मिलता है। तो ध्यान से देखें जरा, पहले किस मॉलिक्यूल के बारे में ये आपसे बात कर रहा है उसको पकड़ लेते हैं। मॉलिक्यूल है आपका इथाइल एसीटेट। ठीक है। अच्छा जी, तो इथाइल एसीटेट अगर मैं बनाऊं तो इथाइल एसीटेट विल लुक लाइक कि आपके पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5। एक जो बात पकड़ में आती है वो ये पकड़ में आती है कि इसके पास कोई स्कोप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं नो स्कोप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं करेगा जी। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात अगर मैं देखूँ तो ये मॉलिक्यूल आपका, दूसरी बात क्या पकड़ में आई कि ये मॉलिक्यूल आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है कि इसमें डायपोल्स बनेंगे, इसलिए इसमें डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन तो होगा ही। दैट्स व्हाई इट विल हैव दैट्स व्हाई इट विल हैव डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा जी। अगली बात क्या आती है? अगली बात जो क्वेश्चंस में आपसे 3 तरह की फोर्सेस के बारे में पूछना चाह रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें नहीं है, डायपोल-डायपोल इंटरेक्शंस हैं। और लंडन डिस्पर्जन फोर्स की अगर बात करोगे तो वो तो ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल के अंदर ही आप कह सकते हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मॉलिक्यूल में आप कह सकते हो कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस तो उसके अंदर होंगे ही होंगे। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, बाकी 2 हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 1, लंडन डिस्पर्जन फोर्स इसके अंदर होना चाहिए, और एक आपका डायपोल-डायपोल इंटरेक्शंस इसके अंदर होने चाहिए। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। यहीं से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोमोलिक्यूल से आया हुआ क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अच्छा जी। क्या कहता है जरा सुनते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट अगर मैं देखूं, तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है ग्लूकोज गिव्स सिर्फ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। नहीं जी, ये एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी, इट विल नेवर गिव शिफ्ट टेस्ट। ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। इनफैक्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी नहीं देता है। अगर आप इसको NaHSO3 से रिएक्शन करोगे, तो उससे जनरली जो एल्डिहाइड्स है वो रिएक्शन करने के बाद व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, ये वो भी रिएक्शन नहीं देता है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, द पेंटा एसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू गिव ऑक्साइम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जी। कहता है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसने आपसे इनकरेक्ट पूछा है, दैट्स व्हाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो होना चाहिए स्टेटमेंट नंबर 1, जैसे कि मैंने अभी अभी लिख के दिखाया आपको कि ग्लूकोज आपका शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, और ग्लूकोज आपका NaHSO3 के साथ व्हाइट पीपीटी भी नहीं देता है। बाकी अच्छा, अच्छी बात यह है कि नीचे की जो 3 स्टेटमेंट है, आपको मैं इसको दिखाता हूँ। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर एक छोटी सी पैराग्राफ है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया जेईई में इसने, बिल्कुल सीक्वेंस भी वही रखा है। उन्हीं 3 स्टेटमेंट से, उन्हीं 3 पॉइंट से उठा के उसने 3 ऑप्शंस बना दिए हैं। देखिएगा जरा क्या-क्या है, एनसीईआरटी के दर्शन करते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 415 पे आपको साफ-साफ दिख रहा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर ये 3 स्टेटमेंट सीधी-सीधी दी गई हैं। देखें जरा, क्या पहली स्टेटमेंट देखिए आपको क्या दे रखा है? कह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप, glucose does not give cis test. It does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3। मतलब कि ये पहला वाला स्टेटमेंट जो आपको इसने लिख के दिया है कि ये टेस्ट देता है शिफ्ट टेस्ट, इसने बोला कि ये नहीं देता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अच्छा जी, पेंटा एसिटेट वाला क्या दे रहा है? कह रहा है पेंटा एसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of the free CHO group, जिससे आपको पता चल रहा है कि फ्री CHO ग्रुप आपके पास नहीं है। ठीक है जी। और ये स्टेटमेंट एज इट इज ने यहाँ पे लिख रखा है, तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में बात कर रहा है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो अगर आप देखो तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग इस तरह के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो, पॉलीमर चैप्टर हो, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ चैप्टर हो, या फिर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो। इस तरह के सारे चैप्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करें, उसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर से, काफी इजी क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन उसने दिया। उसने बोला आपसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, ये आपके पास चारों चीजें हैं और इनकी आपको आयनाइजेशन एनर्जी एडजस्ट करनी है।
तो बहुत आसान सा ही है, क्योंकि पीरियड टेबल में अगर आप देखो तो ये एक ही पीरियड के अंदर पाए जाते हैं। मतलब आपको ऐसा दिखेगा, सोडियम पाया जाता है, उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे मैग्नीशियम पाया जाता है, देन उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे आपको एल्यूमिनियम पाया जाता है, देन सिलिकॉन पाया जाता है। तो इन जनरल तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। जिसके हिसाब से आंसर तो होना चाहिए सबसे ज़्यादा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद सोडियम की। लेकिन ट्विस्ट है छोटा सा, वो क्या, वो ये कि अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s1, जो सबसे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 3p2। जिसमें अगर आप देखो तो जो Mg है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो s ऑर्बिटल है फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई जो आपकी नॉर्मली जो आप बोलते हो कि इधर से इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, जिसके हिसाब से आंसर होना चाहिए था सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, देन उससे कम एल्यूमीनियम की, देन उससे कम Mg की, देन उससे कम आपकी Na की। लेकिन आंसर इस तरह से नहीं होगा, ये जो Mg होगा ये एक प्लेस जंप मार के यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कुछ ऐसा-सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन की, उसके बाद होगी आपकी Mg की, उसके बाद होगी आपकी एल्यूमीनियम की, देन उसके बाद होगी आपकी सोडियम की। एक बार मैच कर लेते हैं ज़रा, कौन-सा ऑप्शन इस तरह से मैच करता है आपसे। तो एक बार देखें ज़रा, ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 शायद यहाँ से मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा है आपकी सिलिकॉन की, देन है आपकी मैग्नीशियम की, देन है आपकी एल्यूमीनियम की, देन है आपकी सोडियम की। तो इसलिए ऑप्शन 2 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री अगर आपने थॉरोली एनसीईआरटी लेवल पे भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखें जरा, ये कह रहा है आपसे, जैसे हार्डी-शुज़र रूल जो आप पढ़ते हुए सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, कि फ्लोक्युलेशन वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी और किस बात पे नहीं। तो एक बात जो सीधी-सीधी से हम जानते हैं, वही जानते हैं कि आपकी जो फ्लोक्युलेशन वैल्यू होती है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी कम फ्लोक्युलेशन वैल्यू, और जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लोक्युलेशन वैल्यू। इसका मतलब ये जो चारों स्पीशीज़ आपको दे रखी है, आपको इनके चार्जेस देखने पड़ेंगे। लेकिन चार्ज भी कैटायन का देखूँ या एनायन का देखूँ, दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपको दे क्या रखा है। आप देखो ज़रा, आपको क्या दे रखा है, आपको फेरिक हाइड्रॉक्साइड सोल दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है FeOH होल थ्राइस सोल, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। और पॉजिटिव सोल को फ्लैक्यूलेशन देने के लिए आपको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत होगी, और जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या करें, जो भी हमें ऑप्शंस देखे दिए गए हैं उनके जो अनायंस हैं, उनके नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड्स देखें कि किसके पास नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसके पास नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो देखें ज़रा, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक तो है AlCl3, एक है आपके पास K4FeCN6, ठीक है जी। एक है आपके पास ऑप्शन K2CrO4, एक ऑप्शन आपको दे रखा है KBr, एक ऑप्शन आपको दे रखा है KNO3। अगर हम इन सभी ऑप्शंस में चेक करो कि इनके एनायंस क्या-क्या हैं, तो इसका एनायन है Cl-, इसका एनायन है FeCN होल 6 4-, इसका एनायन है CrO4 2-, इसका एनायन है Br-, इसका एनायन है NO3 1-। अच्छा, एनायन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूँ इनके हिसाब से, तो यहाँ पे आपके पास 1- है, यहाँ पे 4- है, यहाँ पे 2- है, यहाँ पे 1- है, यहाँ पे 1- है। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आपके पास वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, वो किसके पास है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चार्ज आपके इसके पास आ रहा है। और अगर चार्ज सबसे हाईएस्ट होगा तो फ्लक्चुएशन वैल्यू सबसे मिनिमम इसकी होगी। तो मैं बोलूँ कि इट विल हैव द मिनिमम फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए K4 CN6 की, K4 FeCN6 की।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है मेरे को। यहाँ पे ये K4 एफिशिएंसीज दिया गया था आपको जब आईआईटी में क्वेश्चन आया था। इट इज नॉट K3 एफिशिएंसीज। K4 एफिशिएंसीज उस साल में आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। ठीक है जी। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लोक्लेशन वैल्यू सबसे मिनिमम अगर इसकी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दिखना चाहिए आपको सबसे लोएस्ट पे। अच्छा जी, सबसे लोएस्ट पे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 4 में। इन दोनों में से कोई आपका शायद सही ऑप्शन होगा। तो इसलिए सबसे लोएस्ट तो हो जाएगा ये। उससे ज़्यादा होगा कौन? उससे ज़्यादा होगा आपका K2CrO4, मतलब उससे ज़्यादा होगा K2CrO4। और फिर उसके बाद होगा आपका Cl माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस। इन तीनों की ऑलमोस्ट सेम सेम सी होगी। इस कारण की वजह से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है 4, तो इसलिए उसकी होगी फ्लोक्लेशन वैल्यू सबसे कम। फिर उसके बाद जो आपके पास सेकंड नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है 2, जिसकी जिसके हिसाब से K2CrO4 उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होगा उसका फ्लक्चुएशन वैल्यू। देन उसके बाद Br माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, इन सभी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ रहा है वो सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई उनकी फ्लक्चुएशन वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होगी। इस कारण की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि ऐसे चैप्टर्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को के लिए आप एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग जरूर करें। तो एनसीईआरटी के अंदर जब आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जहाँ पे दिखता है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करता है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है और कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो उनमें से अगर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के मैं नाम लूँ, तो जैसे ग्रीन हाउस गैस आपको CO2 दिखती है, CH4 दिखती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिखती है, O3 दिखती है, N2O दिखती है, पानी दिखता है, बल्कि ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। ठीक है जी। उसके हिसाब से अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन-कौन है जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं और कौन-कौन है जो ग्रीन हाउस गैसेज़ नहीं हैं। अच्छा, तो देखते हैं ज़रा इनमें से कौन-कौन दे रखा है आपको। इनमें से CO2 दे रखा है। ठीक है जी, लेट अस मार्क CO2। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। वाटर, ठीक है जी, वाटर भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। O2 ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। O3 ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? A, B, C, E। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको dilute H2SO4 दिया है और H2SO4 डाल के कोई हीट वीट नहीं किया है, सिर्फ dilute H2SO4 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये बात छुपी हुई होती है कि अगर dilute H2SO4 लिखा है तो इसका मतलब है, dilute का मतलब आप इसमें पानी अपने आप से मान लें, और H2SO4 का मतलब है कि इसमें H प्लस आयन मान लें और इसको इक्विवेलेंट टू H3O प्लस मान लें। और ऐसा मान लें कि अभी क्या होने वाला है, अभी कुछ ऐसा होने वाला है कि डबल बॉन्ड के ऊपर आपका H3O प्लस का अटैक होने वाला है, कुछ ऐसा सा मान लें। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो देखते हैं जरा क्या क्या हो सकता है ऐसे। आई कैन शो यू लाइक दिस कि आपके पास अगर ऐसा है CH3, और ऐसे में अगर आप H3O प्लस डाल दो, तो ऐसे में जो H3O प्लस डालने पे आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर अगर आप देखोगे तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस होंगे, वहाँ पे OH लग जाएगा। तो इन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन किसमें ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है? इसके पास ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है, इसलिए OH लगेगा यहाँ, H लगेगा यहाँ। इन दोनों में अगर देखोगे आप तो इन दोनों में से किस पे ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है? यहाँ ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है। दैट्स व्हाई आपका जो OH लगेगा वो लगेगा यहाँ और H लगेगा यहाँ। ठीक है जी? जिसके हिसाब से आंसर शुड बी 1 OH here, H here, OH here and H here. 1 CH3 is also here. तो इसके हिसाब से अगर आप ढूँढने की कोशिश करो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ऑप्शन नंबर 4 कुछ इसी तरह का ऑप्शन है। जिसमें सिंपली डबल बॉन्ड के ऊपर मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराते हुए H2O लगा दिए गए हैं, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है? कहता है मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और कुछ आपको दे रखा है और उसके अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ पेरोक्साइड और हीट दिया है। कोई ज़्यादा खास कोई रिएजेंट नहीं है, सिर्फ पेरोक्साइड और हीट। पेरोक्साइड हीट एक तरह से ये पहचान कराता है इस चीज़ की कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शंस चल रही होंगी।
तो देखें जरा ये क्या स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं जरा एक बार। तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसा कुछ। और यहाँ पे अगर आप पेरोक्साइड हीट डाल दोगे, ऐसा करने से आप क्या करो, सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह पे फ्री रेडिकल बनाओ। तो वो कौन सा फ्री रेडिकल सबसे अच्छा बनेगा? सबसे अच्छा फ्री रेडिकल आपका बनेगा इस जगह पे, क्योंकि वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ सकता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ, कारण की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मतलब यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पे यहाँ पे डॉट आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे डॉट आएगा यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, अगली रिएक्शन उसके बाद यहाँ से होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जो कि यहाँ पे हो सकता था, इसलिए हमने सबसे पहला फ्री रेडिकल ये बनाया। इसलिए आंसर शुड बी या तो ये या ये। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, वो आगे पता चलेगा जब हम इसकी दूसरी रिएक्शन कराएंगे। दूसरी रिएक्शन क्या कराता है? दूसरी रिएक्शन आपसे कहता है कि आप इसको रिएक्ट करो किसके साथ? आप इसको रिएक्ट करिए, आपको दे रखा है CH3 CH2 CH2, देन डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH2, देन आपको दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ आप इसको रिएक्ट करिए। अच्छा जी, जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो इसके साथ रिएक्शन करने पे भी यही कहानी है कि अगर आप क्या करो, अगर आप इसको तोड़ोगे फ्री रेडिकल बनाने के लिए, तो ऐसा करिए कि इस डॉट को जोड़ दीजिए या तो इस कार्बन से, तो डॉट इस पे आ जाएगा, मतलब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। या फिर ये डॉट अगर इस कार्बन से जुड़ गया, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन को अगर जोड़ दिया, तो डॉट इस पे आ जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ टर्मिनल पे या फिर यहाँ बीच में? तो बीच वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा रेदर देन टर्मिनल वाला। इसलिए ये जो डॉट होगा, ये जो कार्बन होगा, ये आपका कार्बन इससे अटैच होगा और नया फ्री रेडिकल ये जनरेट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? आंसर शुड बी समथिंग लाइक कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन यहाँ, और इस कार्बन से जोड़ दो इस वाले कार्बन को, दिस विल गिव CH2 यहाँ, और CH के पास आ गया एक फ्री रेडिकल। बाकी 3 कार्बन की चेन CH2 CH2 CH3 ये एज़ इट इज़ यहाँ पे रह गई। तो इतना बनाने के बाद अगर आप चेक करें कि कौन से ऑप्शन से ये मैच हो रहा है, तो आपका जो पहला वाला फ्री रेडिकल बना ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में, दोनों में ही दिख रहा है। अब सेकंड वाला जो ये बना है, इसको चेक करने की कोशिश करें, क्या ये है या ये है? तो थोड़ा-सा हो सकता है कि सीधा-सीधा ना लिखा हो, थोड़ा ट्विस्टेड वे में लिखा हुआ हो। तो जैसा मेरे को दिख रहा है शायद ये वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको ज़रा। क्या यही है जो हमने बनाया? इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करूँ? ऐसे चेक करूँ कि मेरे को दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की तो चेन आपको ये नज़र आ रही है। देन उसके बाद आपको दिख रहा है CN, एक CN है, उस पे एक CH3, उस पे एक CH3 लगा है, देन उस पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, देन उस पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। दैट्स व्हाई ये यही स्ट्रक्चर है। अगर इसका मैं हाइड्रोजनेशन भी कर दूँ तो, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा स्टेप और कर रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और जोड़ दिया, देन फाइनली आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा, CH2 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 CH3। तो फाइनली आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो इसलिए योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैबोरेटिकल टेक्निक्स के ऊपर दिया गया है। ये अगर आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करा होगा तो शायद आपके लैब लैब में जिस भी टीचर ने आपको लैब कराई होगी, शायद उन्होंने आपको ये बात बताई होगी कि कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। उसी के ऊपर कुछ ही क्वेश्चन बनाया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, देखिएगा, तो आपको अगर ये यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर 2 लैंग्वेज यूज़ हुई हैं, H2SO4 की, ऑक्ज़ैलिक एसिड। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है, ये तो होता है जी आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड, जबकि जो आपका H2SO4 होता है, ये होता है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मतलब क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड? मतलब ये कि अगर आप ऑक्जेलिक एसिड को कुछ लंबे समय के लिए रखे भी रहोगे, तो उसकी कंसंट्रेशन जल्दी से चेंज नहीं होगी। जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अगर आप H2SO4 को लंबे समय के लिए रख दोगे, तो रखे-रखे भी उसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको इस तरह का काम करना हो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, क्या क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaOH इज़ मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से किससे? तो ऑब्वियसली जिसकी कंसिडरेशन टाइम के साथ वेरी ना करे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस कारण के लिए मैं क्या बोलूँगा कि ज़्यादा अच्छा कौन है? ज़्यादा अच्छा इज़ टू यूज़ ऑक्ज़ैलिक एसिड रेदर देन H2SO4 यूज़ करने के। इस कारण की वजह से हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँगे और NaOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाएँगे अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को लेके चलें।
रेदर देन H2SO4 लेने के। अच्छा, उसमें भी आपसे कहता है कि नीचे बीकर के अंदर NaOH लेके चलूँ, ऊपर ब्यूरेट में ऑक्ज़ेलिक एसिड लगा के चलूँ, या वाइस वर्सा करूँ कि नीचे ऑक्ज़ेलिक एसिड नीचे बीकर के अंदर लेके चलूँ, ऊपर ब्यूरेट में मैं NaOH लगा के चलूँ। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर 1 जिसमें सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जिसमें कह रहा है NaOH ब्यूरेट में लगाऊँ, ऑक्ज़ेलिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क में लूँ, या फिर जिसमें चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या? चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि NaOH आप पिपेट में लगाओ और एक्वस सॉल्यूशन को आप मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्ज़ेलिक एसिड आप ब्यूरेट में लेके चलो। तो इन दोनों में से क्या बेटर है? तो जनरली होता क्या है बेटा, जनरली अगर हम देखें तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जनरली तो बेस ही ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है जी? और ऊपर से आपका एसिड की ब्यूरेट लगाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली फिनोल्फिन एज़ अ इंडिकेटर ज़्यादातर आपका यूज़ होता है। तो अगर मान लो फिनोल्फिन है या कोई भी इंडिकेटर जनरली, तो फिनोल्फिन की जैसे मैं बात कर लूँ, तो फिनोल्फिन बेसिक मीडियम में कैसा पिंक कलर का होगा। जैसे ही ये न्यूट्रलाइज़ेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो कोई चीज़ अगर आपकी कुछ कलर्ड से कलरलेस की तरफ जाती है तो आपको ऑब्जर्वेशन जल्दी से दिखता है रेदर देन जब आपका कभी कलरलेस से कोई चीज़ कलर्ड होती है, क्योंकि जब कलरलेस से कोई चीज़ कलर्ड होती है तो हो सकता है कि पहले वो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से धीरे से हल्का सा कलर आए, आपको शायद ऑब्जर्व ना हो। फिर वो धीरे 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 एक आध बूंद जब आप एक्स्ट्रा डाल दो तब जाके आपको वो इंटेंसिफाइड हो और आपको कलर नजर आए। इसलिए बेस्ट इज टू ऑब्जर्व कि आपके पास कलर्ड चीज हो पहले से और उसको आप डीकलराइज करो। इस कारण की वजह से नीचे आप लेके चलते हो क्या कलर्ड चीज़ जो कि इंडिकेटर के साथ कलर्ड हो जाए और फिर उसके बाद वो चेंज हो रहा हो किसी कलरलेस चीज़ में। इसलिए हम नीचे जनरली बेस लेके चलते हैं, ऊपर हम एसिड लेके चलते हैं। इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए कि पहली बात तो NaOH को ऑक्जेलिक एसिड के साथ लो और उसमें भी जो NaOH है वो ब्यूरेट में लेके चलो और जो ऑक्जेलिक एसिड है उसको आप कॉनिकल फ्लास्क में लेके चलो। तो बेस्ट इज दी ऑप्शन नंबर 2। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, कहता है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी मिनिमम होगी? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मिनिमम होगी और किसकी मैक्सिमम होगी, अगर ये आपको ऑब्जर्व करना है तो इसका मतलब कि आपको इनके सभी के 3+3+3+ वाले कैटायन बनाने होंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, आपको ऐसा दिखता है कि जैसे कि आप अगर देखो आयरन, क्योंकि मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आयरन विल बी द आंसर, तो मैं एक बार आयरन को ही फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि आयरन की अगर मैं बात करूँ, आयरन अगर आपके पास आ रहा है तो दैट विल बी 4s2। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 3d6। इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही बन जाएगा आयरन +1, जो कि होगा क्या? 4s1 3d6। अच्छा जी, इसमें से आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? जिसकी वजह से बन जाएगा 4s0 3d6। अब इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये आपसे बस यही पूछ रहा है कि जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे और ये काम करोगे तो ये काम खुशी-खुशी हो जाएगा या फिर खुशी-खुशी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी 3d6 से जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 जा रही होगी, तो 3d5 आपकी क्वाइट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फ़िल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फ़िल्ड होने के कारण की वजह से आपकी ठीक-ठाक स्टेबिलिटी इसके पास आ जाती है, जिस कारण की वजह से अगर किसी चीज़ को स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो चीज़ आसानी से हो जाएगी, खुशी-खुशी हो जाएगा। इस कारण की वजह से Fe3+ बनाना आसान होगा और यहाँ पे आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, ऐज़ कम्पेयर टू इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐज़ कम्पेयर टू इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐज़ कम्पेयर टू इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन। Fe का तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा क्योंकि Fe का तीसरा इलेक्ट्रॉन मिलते ही Fe को खुशी होगी, Fe को स्टेबिलिटी मिलेगी और कभी भी किसी प्रोसेस में अगर किसी चीज़ को किसी एलिमेंट को अगर स्टेबिलिटी मिल रही होती है, तो वो आसान हो जाता है प्रोसेस और अगर आसान हो जाएगा इट मीन्स आपको कि उसमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसने कुछ रिडक्शन के ऊपर पूछने की कोशिश करी। देखें ज़रा, तो आपसे ही पूछता है मोस्ट स्टेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो कौन-कौन चीज़ है जो चेंज हो रही है और कौन-कौन चीज़ चेंज नहीं हो रही है। तो अमाइड चेंज नहीं हो रहा है, अमाइड का अमाइड ही रहना चाहिए। कीटोन का कीटोन ही रहना चाहिए, सीएन का सीएन ही रहना चाहिए। बस एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो। बाकी सब आपका कांस्टेंट रहे, बाकी सब आपका अनचेंज्ड रहे। तो ऐसा क्या लेके चलो? इसलिए आंसर तो होना चाहिए आपका ये।
ठीक है जी। बाकी इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट तो इसको भी रिड्यूस कर देता है, इसको भी कर देता है, इसको भी कर देता है। मतलब कि आप इनको अनचेंज नहीं रख पाते अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट लेके चलते हैं। सिमिलरली अगर आप H2PD लेके चलो, लिथियम एल्यूमिनाइड लेके चलो, वो भी इन तीनों को ही रिड्यूस कर देंगे। जबकि B2SCS की खासियत ये है कि इसमें आपका जो अमाइड है, जो आपके नाइट्रो है NO2, जो आपके एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, जो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप रिमेन अनचेंज्ड। तो B2SX जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो उस वक्त वो इन सब पे अटैक नहीं करता है, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ विल इफेक्ट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर्स। तो एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए आप B2SX को यूज करिए, बाकी किसी भी चीज के रिडक्शन के लिए आप इसको यूज ना करें। यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना था, इसलिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए बेस्ट इज टू यूज B2SX, ताकि बाकी चीजें रिमेन अनचेंज रहें और आपका COOH रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ केमिकल काइनेटिक्स से है, और इस तरह के क्वेश्चन आना काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएँ। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई रिएक्शन है, कोई प्रोसेस हो रहा है जिसको एक बार कैटलिस्ट की प्रेज़ेंस में किया, एक बार बिना कैटलिस्ट की प्रेज़ेंस में किया। तो जब आपने कैटलिस्ट और बिना कैटलिस्ट की प्रेज़ेंस में किया, तो उस वक़्त उसके रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्ज़र्व किया, और उनके रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेशियोज़ हैं, वो आपको यहाँ पे गिवन है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या गिवन है, आपको दे रखा है कि जो रेट है विद कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय रेट विदाउट कैटलिस्ट, ये आपको दे रखा है कितना, 10⁻6, जो फर्स्ट लाइन में आपको दिया गया है। द रेट ऑफ द सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द physiological temperature T occurs 10⁻6 times faster than with the enzyme than without enzyme। तो विद एंजाइम विदाउट एंजाइम मतलब विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है जी, एंजाइम को मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट लिख दिया है। अच्छा जी, अगला देखते हैं, अगला सुने जरा। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से एक बात जो मेरे को पता है, वो ये पता है कि जो आपका रेट का रेशियोज होंगे, वही आपके रेट कांस्टेंट्स के भी रेशियोज होंगे। तो यहाँ से मैं और करके ये भी लिख सकता हूँ कि इसका मतलब ये भी हो गया कि रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट और रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट, इसका रेशियो भी क्या होगा, 10⁻6 होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं इफ आई यूज आर्हीनियस इक्वेशन, तो आर्हीनियस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ln k विद कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय k विदाउट कैटलिस्ट इज इक्वल्स टू EA बाय RT माइनस EA ऑफ कैटलिस्ट वाला बाय RT। टी कांस्टेंट है जैसा कि आपको रिएक्शन के अंदर गिवन है। अच्छा जी, तो ये तो आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 10⁻6 इज इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू EA माइनस EA विथ कैटलिस्ट वाला डिवाइडेड बाय RT। ठीक है जी, यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, EA माइनस EA कैटलिस्ट। तो अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ EA माइनस EA कैटलिस्ट वाला, then this will come out to be 2.303 log of 10⁻6 into RT। आर की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, मैं टी की वैल्यू यहाँ पे रख दूं। अच्छा, वैल्यूज नहीं रखनी है यहाँ पे, आर और टी के टर्म्स में ही आपसे कह रहा है, तो बस ये 6 बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी मल्टीपल ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब है आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा EA माइनस EA कैटलिस्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 2.303 RT। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ चुका है EA माइनस EA कैटलिस्ट वाला इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2.303 RT। लेकिन आप अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज कहता है चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिशन ऑफ द एंजाइम। मतलब चेंज जब भी आपसे ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछे, तो मतलब आपको ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल बताना है।
तो मतलब है कि इफेक्टिवली ये आपसे ई ए माइनस ई ए ऑफ कैटलिस्ट नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछना चाहता है ई ए ऑफ कैटलिस्ट वाला माइनस ई ए विदाउट कैटलिस्ट वाला, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। और अगर ये हमारा आ रहा है 6 इंटू 2.303 आर टी, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 6 इंटू 2.303 आर टी। दैट्स वाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, प्लस माइनस में गलती नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही बताना है। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, कौन कौन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं, और जो जो इजी स्टेटमेंट है उनको पहले निकालते चलते हैं, देखते जरा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है लैम्डा डिक्रीजेस द लाइन इन द सीरीज कन्वर्ज। तो ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे हम हायर शेल पे जाएंगे, जैसे मान लो मैं n इज इक्वल्स टू 1 पे हूँ अभी, n इज इक्वल्स टू 2 पे हूँ, n इज इक्वल्स टू 3 पे हूँ, फिर डॉट 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 n इज इक्वल्स टू 10 पे हूँ, डॉट 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 n इज इक्वल्स टू 20 पे हूँ, n इज इक्वल्स टू 22 पे हूँ, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हूँ। अब जैसे जैसे मैं हायर एंड पे जाऊंगा, वैसे वैसे आपकी जो एनर्जीज होंगी वो बढ़ेगी। मतलब आप ये पढ़ते हो ना कि अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी को E1 मानूं, दूसरी को E2 मानूं, थर्ड शेल की एनर्जी को E3 मानूं, तो आप ये पढ़ते हो कि एनर्जीज आपकी ऊपर जाने में बढ़ती है। लेकिन आप ये भी पॉइंट पढ़ते हो कि एनर्जी डिफरेंसेस आपका घटता है। मतलब अगर आप E1 माइनस E2 अगर कभी देखो, तो वो आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E2 माइनस E3, और ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E3 माइनस E4। तो जैसे जैसे आप हायर शेल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे डिफरेंस इन दी एनर्जीज ऑफ दी टू कंसेक्यूटिव सेल्स आपका क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्योंकि डिफरेंस कम होता चला जाएगा, दैट्स वाई आपका जो सीरीज होगा वो कन्वर्ज होता चला जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये सीरीज आपकी कन्वर्ज होती चली जाएगी अगर आपका लेमडा कम होगा। क्योंकि लेमडा कम होगा तो इसका मतलब है कि आप हायर एनर्जीज की बात कर रहे हो, अपर शेल्स की बात कर रहे हो। आप अपर शेल्स की बात कर रहे हो, हायर एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हो, और हायर एनर्जी लेवल्स पे आपका जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज होगी, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस बिटवीन होते हैं वो आपके ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा जी। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट तो सीधा सीधा ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये बाल्मर की बात कर रहा है, और बाल्मर के लिए तो आपका जो ये N1 होगा ये 2 ही होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही, ये स्टेटमेंट भी सही। अगला आपसे कह रहा है द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू N2 इज इक्वल टू 3। ये बिल्कुल सही है भाई। अगर आपको बाल्मर सीरीज की बात करनी है, अगर आपको बाल्मर सीरीज की बात करनी है, तो बाल्मर सीरीज में तो आपको सेकंड शेल पे ऊपर से लाके इलेक्ट्रॉन डालना है। तो सेकंड शेल पे मान लो ऊपर पांचवें से आके सेकंड पे गिरा, एक बार तीसरे से आके सेकंड पे गिरा, तो यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, और यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है। जहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा, और जहाँ पे एनर्जी गैप कम होगा उसका लेमडा ज़्यादा होगा। इसलिए हाईएस्ट लेमडा कब होगा, जब एनर्जी गैप आपका कम होगा। इसका मतलब कि हाईएस्ट कब आएगा, हाईएस्ट तब आएगा जब आपका 3 to 2 पे जंप होगा, तब आपका हाईएस्ट लेमडा आएगा। जो कि स्टेटमेंट आपको दे रखा है द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज व्हेन n2 इज इक्वल्स टू 3 और n1 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि बाल्मर है इसलिए n1 इज इक्वल्स टू 2। दैट्स व्हाई आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। अच्छा जी। एक्चुअली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है क्या इस अब फॉर्मूले से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्या इस सिचुएशन में हम लोग निकाल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। नहीं जी, आयनाइजेशन एनर्जी की आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1/λ से लेमडा निकाल लो, फिर उससे E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा लगा के एच ई निकाल लो, करा तो जा सकता है। लेकिन जब भी कभी आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालते हो, ग्राउंड स्टेट से निकालते हो, जिसके लिए N1 कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूँ, बाल्मर सीरीज में N1 कितना होता है, 2। इस कारण की वजह से मेरे हिसाब से लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, क्योंकि बाल्मर सीरीज में जो आपका लोएस्ट शेल होगा जो N1 होगा वो 2 होगा, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी जब भी आप बात करोगे तो N1 को 1 रखना पड़ेगा आपको। तो इस कारण की वजह से बाल्मर सीरीज के हिसाब से अगर आप कह रहे हो, तो इससे तो आप नहीं निकाल सकते आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए आंसर शुड बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अ फ्लास्क कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस दे रखे हैं। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है। अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस कम होते हैं, तो ऐसे केस में यू कांट डन
स्टीम डिस्टिलेशन, तो मैं बोलूं इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस is low, then we can never perform steam distillation. Instead of this, we will always perform fractional distillation. तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, जिसके हिसाब से ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाते हैं। अब बचे ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में से भी आपसे पूछ रहा है कि कौन विच वन विल कम आउट फर्स्ट, इन दोनों में से आइसोहेक्सेन में से और 3 मिथाइल पेंटेन में से कौन पहले बाहर निकल के आएगा। तो सिंपल सी बात है, वन हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट विल कम आउट फर्स्ट। जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका पहले आ जाएगा, इसलिए जो आपका आइसोहेक्सेन होगा दैट विल कम आउट फर्स्ट। इस कारण की वजह से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा दैट विल कम आउट फर्स्ट, मतलब कि आइसोहेक्सेन आपका पहले निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी सा क्वेश्चन जो आपको 9-10 क्लास के अंदर भी सिखाया जाता है। क्या कि आपके पास है जिप्सम, दैट इज CaSO4.2H2O, जिसको आप बोलते हो इट इज जिप्सम। इसको आपने क्या किया, इसको आपने हीट किया। लेट्स से कि आपने हीट किया 393 केल्विन पे। 393 केल्विन पे अगर आप इसको हीट करोगे यू विल गेट CaSO4.12H2O। ठीक है जी, सॉलिड, जिसको आप क्या बोलते थे, जिसको आप बोलते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, प्लस 3/2H2O। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आया है CaSO4.12H2O पीओपी, इसको अगर आप हीट करते थे कितना, 473 केल्विन पे, तो ऐसा करने से आपका बनता था CaSO4 प्लस पानी। इसका मतलब है कि आपका वाटर अलग हो जाता था और CaSO4 अलग आ जाता था। और जो CaSO4 अलग हो जाता था इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डेड बर्न प्लास्टर। इसका मतलब है कि आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा डेड बर्न प्लास्टर अगर आप इसको इतना हीट कर दोगे। और अगर आपने सिर्फ इतना ही हीट किया है तो आपके पास बनेगा पीओपी, दैट विल बी CaSO4.12H2O। तो अभी आपको इसने टेम्परेचर कितना दिया, 393 केल्विन, दैट्स वाई आपका बनेगा क्या, CaSO4.12H2O। तो ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तो काफी आसान सा ही दिख रहा है। कह रहा है कि इस ग्राफ को देख के ये बताओ कि किसमें एक्स वाई जेड में से किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं और किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। ऐसा जज करने के लिए हम क्या करें, ऐसा जजमेंट अगर कभी आपको देना हो तो आप क्या कर लो, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन खींच लो, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ, कहीं भी लेट्स से कि यहाँ खींच ले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँ। तो एक पॉइंट मिला ये, एक पॉइंट मिला ये, एक पॉइंट मिला ये। जब मैंने क्या किया, जब मैंने वेपर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, इस लाइन के थ्रू मैंने क्या बोला कि ये मैं कांस्टेंट वेपर प्रेशर पे आ गया। तो मतलब अगर मेरे को इतना कांस्टेंट वेपर प्रेशर चाहिए, ये जितना भी हो 400 से ज़्यादा, मान लो ये 410 हो फॉर एग्जांपल, तो इतना अगर आपको वेपर प्रेशर चाहिए तो इसके लिए आपको एक्स को इतना हीट करना पड़ेगा, जबकि वाई को आपको इतना हीट करना पड़ेगा, जबकि जेड को आपको इतना हीट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतना वेपर प्रेशर लाने के लिए जेड को आपको इतना हीट करना पड़ता है, और इतना ही वेपर प्रेशर लाने के लिए वाई को कम हीट करके भी काम चल जाता है। तो वाई को कम हीट करने पे भी इतना वेपर प्रेशर मिल जाता है, बल्कि एक्स को तो और भी कम हीट करने पे ही आपका इतना वेपर प्रेशर आ जाता है। इसका मतलब है कि एक्स को कम हीट करने पे ही वो ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, जबकि जेड जल्दी से वॉलेटाइल नहीं होता, उसको इतना वॉलेटाइल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब है कि जेड के अंदर सबसे हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वाई के अंदर उससे कम और एक्स के अंदर उतने कम, उससे कम। मतलब मैं कह सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, जेड में है सबसे ज़्यादा, वाई में है उससे कम, और एक्स में है उससे कम। इसी कारण की वजह से एक्स कम टेम्परेचर पे भी उतना वेपर प्रेशर दे पा रहा है जितना कि जेड आपका हायर टेम्परेचर पे देता है। इस कारण की वजह से जो आपका ऑप्शंस है उनको पढ़ लेते हैं एक बार जरा। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ऑप्शंस आपसे कह रहे हैं कि एक्स हैज़ द हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन वाई। नहीं जी, ये तो गलत है। एक्स हैज़ द लोअर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन वाई। हाँ जी, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, ये तो कुछ कुछ सही लगा मेरे को। Z has the lower intermolecular force of attraction as compared to Y। नहीं जी, ये गलत है। 1 will be the answer, मतलब स्टेटमेंट बी विल बी द आंसर।
मतलब ऑप्शन 1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड चैप्टर से, हेलो एल्केन्स चैप्टर से एलिमिनेशन के बारे में पूछ रहा है, वो भी कौन सी, वो भी इवन रिएक्शन करवाना चाहता है। तो इवन के लिए तो सिंपल है भाई, जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हों, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आप हर ऑप्शन का सीएल हटा के वहां पे कार्बोकटाइन बना के देख लो, कौन सा कार्बोकटाइन अच्छा बन रहा है और कौन सा बुरा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो सबसे अच्छा कार्बोकटाइन, मतलब चारों का ही कार्बोकटाइन पहले बना लेते हैं। जैसे इसका कार्बोकटाइन बनाओगे, दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। जबकि बी ऑप्शन का कार्बोकटाइन बनाओगे तो दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। सी ऑप्शन का कार्बोकटाइन बनाओगे तो दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। और डी ऑप्शन का कार्बोकटाइन बनाओगे तो दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। इसमें से सबसे बेस्ट कार्बोकटाइन कौन सा हुआ, ये आपका एलाइलिक कार्बोकटाइन है। तो इन चारों में से रेजोनेंस की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। दैट्स वाई इन चारों में से डी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर डी सबसे ज्यादा होगा, मतलब डी से जो एलिमिनेशन होगा, इवन होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, तो वहां से आंसर तो यहीं से पकड़ में आ गया, आंसर होना चाहिए आपका ये सेकंड ऑप्शन। मतलब सबसे ज्यादा डी, देन उसके बाद कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी विल बी बी, देन उसके बाद कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी विल बी और सी, देन उसके बाद कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से योर ऑप्शन ए। दैट्स वाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहीं से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर के बारे में बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से। ये भी बहुत आसान सा ही इसने सिचुएशन पूछा आपसे कि फेशियल और मेरिडियनल कब कब बन सकते हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ते थे कि फेशियल और मेरिडियनल जो आइसोमर है वो कब कब बनते हैं। वो बनते हैं भाई जब आपके पास कभी अगर MA3B3 टाइप स्ट्रक्चर हो, या फिर आपके पास MA3B2C टाइप स्ट्रक्चर हो, या फिर MA3BCD टाइप स्ट्रक्चर हो। मतलब ये तीन सिचुएशन में आपका फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर हो सकता है। इनमें अगर आप छांटने की कोशिश करो तो सीधा सीधा दिख रहा है ये ऑप्शन, जो कि मैच करता है आपका इसके साथ। मतलब आप ऐसा बना सकते हो, यहाँ पे एक बार आप बना सकते हो एम के साथ, यहाँ लगा लीजिए ए ए, और यहाँ लगा लीजिए बी बी बी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ होगा क्या, इसको आप ऐसा करके ज्वाइन कर सकते हो बी बी वालों को, और ए वालों को आपस में ऐसा ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। जबकि मेरिडियनल आइसोमर अगर आपको बनाना है तो इसी से मेरिडियनल आइसोमर बनाएंगे, जिसमें मैं ऐसा कुछ कहूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे लेकिन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम लेके चल रहे हैं बी बी। ठीक है जी, और यहाँ हम ले रहे हैं एक ए, और यहाँ हम लेके चल रहे हैं बी। तो ये जो आपका फॉर्म बन रहा है, दिस इज योर मेरिडियनल फॉर्म। तो आंसर शुड बी योर ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपके पास तीन एक टाइप के और तीन एक टाइप के आइस लिगेंड्स है, सॉरी। ठीक है ना। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है H2OH2 माइनस है, उसके अंदर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, और एक आपके पास रोम्बिक सल्फर है, उसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। ये आपका कैरोज एसिड से बना हुआ है। H2H2OH जो आप पढ़ते हो जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है OO, उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर मैं देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस यहाँ। ये तो हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, S2O8 2 माइनस का स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, दूसरा पूछा गया S8 का स्ट्रक्चर। S8 का स्ट्रक्चर वही क्राउन स्ट्रक्चर होता है आपका, जिसमें अगर आपसे ये पूछे, यहाँ पे पूछ रहा है सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 आपके पास सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, चाहे बेशक वो सिंगल या डबल कैसे भी हो। सिमिलरली यहाँ पे पूछ रहा है एस एस बॉन्ड कितने हैं। तो एस एस बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 एस एस बॉन्ड है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 8 and 8। तो आंसर शुड बी 8 8। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड। तीनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार, फिर इनके ऊपर बात कर लेंगे।
स्ट्रक्चर्स जब मैंने बनाए तो पहला स्ट्रक्चर तो आपके पास आया CH3OH, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिख रहा है मेरे को, जिसके पास आपके पास यहाँ OH है, इसके ऊपर ये लोन पेयर भी होंगे। और तीसरा स्ट्रक्चर में को दिख रहा है फिनॉल, और इस फिनॉल के पैरा पोजिशन पे आपको OC2H5 भी दिख रहा है, इसके पास भी कुछ लोन पेयर होंगे। और ये आपसे पूछ रहा है COH जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि इस केस में ये जो लोन पेयर है ये नीचे डीलोकलाइज हो जाएंगे, इस केस में भी ये लोन पेयर आपके नीचे डीलोकलाइज हो जाएंगे, इस केस में ये लोन पेयर कहीं भी नहीं जाएंगे, ये तो यहीं के यहीं रहेंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, ये आपका परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है। जबकि इसके और इसके जो बॉन्ड होगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी शॉर्टन, इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो होगी आपकी CH3OH में। बाकी इन दोनों में अगर आप जजमेंट करो तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया इसलिए शॉर्टन हो गई, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया इसलिए शॉर्टन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक पैरेलल में ये रेजोनेंस भी चल रही होगी, नीचे वाला जो OC2H5 है इसके लोन पेयर भी इधर आ सकते हैं और ये रेजोनेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस वाली रेजोनेंस को ये सप्रेस कर रहे होंगे। तो ये इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पा रही होगी जितनी इफेक्टिवली ये हो रही है। जिस कारण की वजह से अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ आपकी सबसे ज़्यादा आएगी किसकी? सबसे ज़्यादा आएगी CH3OH की, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रही। और इन दोनों में से अगर देखो तो इन दोनों में यहाँ पे ये वाली जो रेजोनेंस हो रही है, जो मैंने ये लोन पेयर नीचे जाते हुए दिखाए हैं, सबसे परफेक्ट हो रही है यहाँ। यहाँ पे इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पा रही क्योंकि इधर से ये लोन पेयर इसको इस रेजोनेंस को सप्रेस कर रहे हैं। जिस कारण की वजह से यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये परफेक्टली कुछ-कुछ डबल बॉन्ड की तरफ को जा रहा होगा, जबकि ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो आपके पास पैरा पे OC2H5 लगा है, इसका ये जो बॉन्ड है, ये ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की तरफ होगा रेदर देन डबल बॉन्ड की तरफ होने के, जबकि जो फिनॉल है, वो ज़्यादा डबल बॉन्ड की तरफ होगा क्योंकि उसमें परफेक्ट रेजोनेंस हो रही है नीचे की तरफ। इसलिए आंसर शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? CONH3 होल 6 Cl3 के साथ। ऐसा करने पे ये जो Ag हैं AgNO3 के और दूसरे मॉलिक्यूल के जो Cl माइनस हैं वो आपस में मिलेंगे और AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं जरा जल्दी से। रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन कह रहा है आपसे कि AgNO3 है जो कि रिएक्ट हो रहा हो किसके साथ? CONH3 होल 6 Cl3 के साथ और बना रहा होगा क्या? AgCl प्रेसिपिटेट सॉलिड प्लस CONH3 होल 6 NO3। ठीक है जी। और NO3 भी एक्चुअली में थ्राइस, ऐसा कुछ हो रहा होगा। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 3, यहाँ लगाना पड़ेगा 3। तब जाके आप ऐसी बात कर पाओगे क्या? आप सीधा-सीधा कह सकते हो कि इसके जो 3 मोल हैं, वो रिएक्ट करते हैं इसके 1 मोल के साथ। अब ज़रा क्वेश्चन में गिवन डाटा पे आ जाते हैं, क्या-क्या दे रखा है, इसको पकड़ लेते हैं एक बार। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे AgNO3 के बारे में क्या गिवन है? AgNO3 का आपको मोलैरिटी गिवन है जो कि है 0.125 मोलर, और वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा ml में, जो कि मेरे को निकालना है। लेकिन मेरे को इतना पता है अगर मैं 0.125 इंटू वी कर दूं तो ऐसा करने से मिली मोल्स आ जाएंगे मेरे पास किसके? AgNO3 के। तो एक तरह से AgNO3 के मिली मोल्स कितने दे रखे हैं? 0.125 वी। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज देखते हैं और क्या दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3 के जो मोल्स या मिलीमोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो उसके मोल्स कितने दे रखे हैं? उसके मोल्स आपको दे रखे हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 267.46, इतने मोल्स आपको इसके गिवन हैं। अच्छा जी, तो अगर मैं इस यहाँ से कहूँ कि इसके 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट होते हैं, तो इसके 0.125 इंटू वी जो कि इसके मिलीमोल्स थे डिवाइड बाय 1000 जो कि इसके मोल्स हो गए, कि इसके इतने मोल
बना रहे हैं इसके मतलब रिएक्ट कर रहे हैं इसके कितने मोल्स के साथ, 0.3 डिवाइड बाय 267.46 मोल्स के साथ। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ से v निकालने की कोशिश करता हूँ, तो दिस v विल कम आउट टू बी 26.919, दैट विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 26.92 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आपको कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ए बी सी। तो इस पाथ पे जो भी आपके पास ये आपको दिख रहा है, इसमें वर्क डन कितना हो रहा है। तो एक्चुअली आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ सिंपल सा एरिया अंडर द कर्व बताना है। लेकिन उसमें भी हल्का सा ट्विस्ट कर दिया इसने कि ये ऑरिजिन से शुरू नहीं किया, ये 2, 2 से शुरू किया है। मतलब एक्स एक्सिस और एक्सिस आपके यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से जरा एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं जरा क्या है। तो ट्रेपेजियम है, तो उसके हिसाब से मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिस विल कम आउट टू बी क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू वर्टिकल हाइट कह लो या फिर कह लो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। आई कैन से इंटू डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो अगर ये फॉर्मूला आप लगा देते हो, आपका बड़े प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। देखें जरा क्या है। इसको तो हाफ ही रहने दूं। सम ऑफ पैरेलल साइड का सम कैसे निकालूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 - 2 प्लस, सिमिलरली ये 12 है लेकिन ये 2 से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई मैं कहूँ 12 - 2। और इस चीज को निकालने के लिए क्या बोलूं, डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस, डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 - 2। डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस 8 - 2, दैट विल कम आउट टू बी कितना, हाफ इंटू 16 × 6 विल कम आउट टू 48। तो आंसर विल बी 48। बाकी अगर आपको ऐसे पॉइंट्स में देना है तो 48.00 यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई मेरे को निकाल के दिखाओ व्हाट वुड बी दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन। अगर पीएच कितनी है, पीएच 5 है तो एक हिंट तो मेरे को सीधा सीधा जो सबसे बड़ा हिंट मिल रहा है वो क्या, पीएच आपकी 5 है। और अगर पीएच 5 है तो मैं यहाँ से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ, इफ पीएच इज इक्वल्स टू 5 देन आई कैन से कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁵। एक बात तो ये पकड़ में आई। अच्छा जी, और पकड़ लेते हैं और क्या क्या बातें हैं। और ये बात पकड़ में आ रही है कि यहाँ पे जो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एन अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा तो वो एन को 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा जी, और बात पकड़ते हैं और क्या कहता है। और कहता है आपसे कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल ऑफ दिस। ठीक है। आपको इसको आपने यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है। तो इसलिए आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हो जाएगा माइनस का 1.23 वोल्ट। ठीक है जी। अब निकालने की कोशिश करते हैं, जरा इस इक्वेशन को लिख के इसकी नेक्स्ट इक्वेशन से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं इस पे लगाऊं तो मैं बोल सकता हूँ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, 4 का लॉग ऑफ क्यू। और क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आपका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बारे में क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है 1 बार, तो इसको तो 1 ही रख देंगे सीधा सीधा। और इसको 10 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रखिए 10⁻⁵, इसको 10⁻⁵ रख देंगे। तो एक बार जरा सारी वैल्यूज डाल के ई को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस विल कम आउट टू माइनस का 1.23 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 4 लॉग ऑफ 10⁻⁵ की पावर 4 इंटू 1।
जिसकी वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1.23 माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 5। तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल कम आउट टू बी माइनस का 0.935 वोल्ट। तो यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फेरस सल्फेट हाइपोहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड विद आयरन। कह रहा है कि फूड के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम फूड के अंदर FeSO4.7H2O डालते हैं। ठीक है जी। और आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ द आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट। तो देखते हैं जरा एक बार क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको किसकी बात कर रहा है ये आपसे बात कर रहा है FeSO4.7H2O की। FeSO4.7H2O का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो आपको दिया गया है आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी 277.85 ग्राम्स। अच्छा जी। और बात पकड़ते हैं क्या कहता है। और आपसे कहता है क्या, यहाँ पे मैं इस पे हाइलाइटर लगाऊं, 10 ppm आयरन अचीव करना है आपको। इसका मतलब है मैं यहीं से एक बात बोलूं, क्या 10 ppm का मतलब क्या, 10 ppm का मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ ऐसा कि 10 पर 6 ग्राम ऑफ wheat will contain 10 ग्राम ऑफ आयरन। 10 ppm का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 ग्राम आयरन प्रेजेंट होगा 10 पर 6 ग्राम ऑफ व्हीट के अंदर। ठीक है जी। और आपको यहाँ पे बात कितने ग्राम की करनी है, 100 kg की। 100 kg का मतलब कितना हो गया, 100 kg का मतलब हो गया 10 पर 5 ग्राम्स। 10 पर 5 ग्राम ऑफ wheat will contain how many of the how much of the iron, वो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने जब निकाला तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, 10 डिवाइडेड बाय 10 पर 6 इंटू 10 पर 5। तो दिस विल कम आउट टू बी 1 ग्राम ऑफ आयरन। तो यहाँ से क्या पता चला, 1 ग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। आपको 1 ग्राम आयरन का रिक्वायरमेंट है। अब 1 ग्राम आयरन के लिए आपको ये सॉल्ट कितना लेना पड़ेगा वो चेक करना है जरा आपको एक बार। देखें जरा, तो मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे अभी अभी लिखा था, कितना लिखा था, वो लिखा था मैंने कि FeSO4.7H2O, इसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास आपका क्या था, 277.85 ग्राम्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 277.85 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंटेन, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके एक मॉलिक्यूलर यूनिट के अंदर एक आयरन नजर आ रहा है। तो मैंने बोला 277.85 ग्राम ऑफ सॉल्ट विल कंटेन कितना, 1 एटम ऑफ आयरन, मतलब कि 1 मोल ऑफ द आयरन। तो आई कैन से कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 55.85 ग्राम ऑफ आयरन इट विल हैव। तो अगर आपको 1 ग्राम ऑफ आयरन देना है तो उसके लिए सॉल्ट कितना लेना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एस ग्राम ऑफ सॉल्ट विल कंटेन 1 ग्राम ऑफ आयरन, जैसा कि आपको 1 ग्राम का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से एक्स निकाल दो, दिस विल बी योर आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को सॉल्व करो, एक्स विल कम आउट टू बी 4.95 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड। तो आंसर विल बी 4.95 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ से, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ चैप्टर टाइप चैप्टर। मैंने आपको हमेशा बोला कि इस टाइप के चैप्टर के क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, लेकिन आपको इस तरह के चैप्टर्स की थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ेगा, जैसे कि जेई पिछले कुछ सालों से पूछता आ रहा है। अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो और आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हो तो देखते के साथ ही छोड़ दें। गलत सलत आंसर लगाओगे तो अननेसेसरी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको ये रटंत विद्या वाला क्वेश्चन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एनसीईआरटी के अंदर ये कहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर,
तो पेज नंबर 447 एनसीईआरटी में सीधा सीधा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इसका जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। आपसे कह रहा है कायरल सेंटर कितने हैं। कायरल सेंटर मतलब द एटम हैविंग फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, एटम हैविंग डिफरेंट अटैचमेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं बोल रहा, कायरल सेंटर बोल रहा है। जो कि कायरल सेंटर तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वैसे अगर देखें तो वैसे इस क्वेश्चन पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन सल्फर ये चीजें तो कायरल है ही नहीं, क्योंकि इनके पास चार डिफरेंट चीजें है ही नहीं। अगर होगा तो कार्बन ही होगा। और कौन कौन से कार्बन कायरल है, जरा उसको देखने की कोशिश करें। एक तो मेरे को ये कार्बन कायरल दिख रहा है, ये कार्बन कायरल दिख रहा है। ठीक है, इट विल हैव फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। एक मेरे को ये कार्बन कायरल दिख रहा है, इट विल हैव फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। देन मेरे को ये वाला कार्बन कायरल दिख रहा है, इट विल हैव फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। तो एक तो ये कार्बन कायरल, एक ये कार्बन कायरल, एक ये कार्बन कायरल। मेरे को सिर्फ ये तीन ही चीजें आपको कायरल दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ भी कायरल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन को भी ऑब्जर्व करो, सल्फर को भी ऑब्जर्व करो, तो वो भी कायरल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी 3। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe this channel. We are happy to help you.